हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आपको जिस सीरीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था वो हमने स्टार्ट कर दी है। ये है आपकी लूसेंट रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, हर एक चीज़ जो आपकी लूसेंट में दी गई है सबका बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्शन। इसमें आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं। पीडीएफ जो है सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ये सारी की सारी जो आपकी पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर ले लिए हैं टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ अपलोड हो गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा आधुनिक भारत का 9th लेक्चर है, जिसमें हम सिख के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिखों के बारे में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिखों का और अंग्रेजों का रिलेशन क्या था, कैसे हम अंग्रेजों ने धीरे धीरे सिख वाले पोर्शन पे कब्जा किया। हम शुरू से थोड़ा सा पढ़ते हैं, है ना। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? तो हमने स्टार्ट किया था कि जो आपके अंग्रेज हैं धीरे धीरे आते हैं भारत। पहले आपके पुर्तगाली आ जाते हैं। पुर्तगाली लगभग 100 सालों तक, 1498 से लेके 1600 तक, जब तक कि दूसरे यूरोपीय नहीं आते, आराम से भारत में क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। उन्होंने इस वाले इलाके में, अरब सागर वाले इलाके में, हिंद महासागर वाले इलाके में अपनी मोनोपोली कर रखी थी। जहाजों पर काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाते थे क्योंकि उनकी नेवी काफी स्ट्रांग थी। फिर धीरे धीरे आपके और जो है डेनिश हो गया, उसके अलावा आपकी डच कंपनी हो गई, अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी हो गए, सब आते हैं भारत। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए आते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे जो दूसरी कंपनीज थी, जैसे आपके अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी, पुर्तगाली, सब एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि व्यापार किस लिए होता है? कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आ पाए। तो व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपस में जो कंपनीज होती हैं यूरोप की, वही आपस में लड़ती रहती हैं। फिर फ्रांसीसी कंपनी जो है उसका एक गवर्नर आता है, वो दिमाग लगाता है कि जो हम भारत के इंटरनल मैटर्स में भी क्या कर सकते हैं? उंगली कर सकते हैं। और उसके करने के बाद ये पता चलता है कि भारत के जो राजा हैं, जिनकी आर्मी ऐसे लगता है कि हजारों की आर्मी है, वो हमारी आर्मी के सामने, जैसे हमारे जो यूरोपीय जितने भी आपके सोल्जर्स हैं उनके सामने काफी ज्यादा वीक है। हमारी यूरोपीय आर्मी जो है, यूरोपियंस आर्मी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ लड़ती है, काफी अच्छे तरीके उनके टैक्टिक्स हैं। भारत के जो राजा हैं उनकी आर्मी बहुत लंबी दिखेगी, लेकिन काफी अच्छे, मतलब लड़ाई वड़ाई उनसे नहीं आता है। तो ऐसे करते करते ये इन्वॉल्व होते हैं उनके इंटरनल मैटर्स में। और ऐसे ही आप देखेंगे फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं वो आपस में लड़ते हैं। लास्ट में हमारे अंग्रेज जीत जाते हैं। जीतने के बहुत सारे कारण थे, उसका एक मेन कारण जो मैं आपको बता दूं वो ये था कि हमारे अंग्रेज ही क्यों कब्जा कर पाए। फ्रांसीसी भी तो स्ट्रांग थे ना, वो भी कर सकते थे, लेकिन फ्रांसीसी की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी वाली जो कंपनी थी, वो सीधे सरकार के कंट्रोल में थी। ऐसा मान के चलिए सरकारी कंपनी थी। जैसे हमारे यहाँ की आपकी सरकारी ओएनजीसी वगैरह कंपनी जो है वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगी, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी है जैसे कि आपकी रिलायंस हो गई, वो अपने से डिसीजन ले सकती है, वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जो हमारी अंग्रेज वाली कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। तो मुनाफे के लिए हर एक डिसीजन ले रही थी, यहाँ हमला कर दो, उसके ऊपर हमला कर दो। इस वजह से आपके अंग्रेज जो है आगे निकलते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा करते हैं। हमने देखा कि अंग्रेज जो है सबसे पहले कहां से चालू करते हैं? ये आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस वाले इलाके से, है ना। बंगाल पे कब्जा करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरी बार क्या होता है? युद्ध होता है आपका किसके किसके बीच? जब बक्सर का युद्ध होगा प्लासी वाले में, तो यहाँ पे कब्जा करेंगे। जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध के बाद क्या करते हैं? इनको दीवानी मिल जाती है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मुगल शासक है वो भी इन्वॉल्व रहता है। और मुगल शासक जो है वो अंग्रेज के अंडर में आ जाता है, मतलब उसकी इतनी कम पावर हो जाती है कि अंग्रेज उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, क्योंकि वो हार जाता है। इलाहाबाद की यहाँ पे संधि होती है। तो इस वाले इलाके में, क्योंकि अब अंग्रेजों को क्या मिल रहा था? अंग्रेजों को बहुत सारा मिल रहा था पैसा। इनके पास दीवानी आ गई थी ना। दीवानी मतलब यहाँ पे टैक्स वगैरह वसूलने लग गए थे। सोचिए बाहर की कोई कंपनी हमारे यहाँ आके टैक्स वसूलने लग जाए, है ना, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे इनको पैसे मिलने लग गए। तो अब जो दूसरे इलाके थे, जैसे ये आपका मराठा वाला इलाका था, ये नीचे आपका मैसूर वाला इलाका था,
ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा है, यहाँ आपको जाट मिलेंगे, इस वाले इलाके में आपको सिख मिलेंगे, ठीक है। सिख हो गए, जाट हो गए। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अंग्रेज कब्जा करना चालू कर लेते हैं। कुछ के साथ करेंगे आपकी सहायक संधि कि हम आपको हेल्प कर देंगे, आप बस हमें क्या करिए, सहायता करिए। आप किसी बाहरी यूरोपीय कंपनी के साथ कुछ भी मैटर अपना नहीं रखेंगे हमसे बिना पूछे, बहुत सारी चीजें रहती है। तो धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, हम मैसूर पढ़ चुके हैं कि कैसे मैसूर पे जो आपका टीपू सुल्तान है, उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या करता है, टीपू सुल्तान को मारते हैं और पूरा इलाका कब्जा करते हैं। हैदराबाद वाले इलाके में आपने देखा कि कैसे नवाब से वो संधि कर लेते हैं, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिख वाला इलाका पढ़ रहे हैं कि कैसे इस वाले इलाके में कब्जा करते हैं हमारे अंग्रेज। लूसेंट में आप देखेंगे, लूसेंट में सिख वाला जो पोर्शन दिया गया है, सिख और अंग्रेज, वहीं पे ये भी बताया गया है कि आपके सिख गुरु कौन कौन से थे, किस गुरु ने क्या क्या प्रथा चालू की है। तो पहले हम वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से युद्ध होंगे और आपके अंग्रेज जो है धीरे धीरे कब्जा करते करते इस वाले इलाके में, ठीक है, और फिर इस वाले इलाके में कैसे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके थे, आपका जो मेन पोर्शन है कि पहले आपके गुरु और पहले से 5वें तक कौन कौन से गुरु हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु नानक देव जी आते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर में अंगद जी आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको लाइन से याद करना पड़ेगा, पूछ लेता है 5वें गुरु कौन थे, चौथे गुरु कौन थे और किस गुरु ने क्या काम किया था। जैसे नानक जी ने क्या काम किया, अंगद जी ने क्या काम किया, है ना। इन्होंने गुरुमुखी जो आपकी लिपि है, क्योंकि सबसे पहले लिपि ही बनानी थी, तो गुरुमुखी जो लिपि है वो अंगद जी लेकर आए थे। अमरदास जी ने क्या किया था, तो यहाँ पे शादी की जो एक प्रथा है इन लोगों में वो चालू की थी। रामदास जी ने क्या किया था, आपका जो अमृतसर नगर है, अमृतसर नगर, उसकी स्थापना की। अमरदास जी की जो बेटी थी बीबी भानी, उनको अकबर ने क्या किया था, एक जगह दान दी थी, है ना। उसी को बाद में क्या बनाते हैं, रामदास जी अमृतसर बनाते हैं, अमृतसर नगर। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आपके गुरु का पद था वो क्या बना दिया था, वो बना दिया था पैतृक, है ना, कि यहाँ पे आपका जो बेटा है, हमारा बेटा ही बनेगा गुरु, फिर उनके बेटे का बेटा ही गुरु बनेगा। तो रामदास जी के बेटे जो हैं अर्जुन देव, वो 5वें गुरु बनते हैं। इन्होंने सबसे मेन क्या बनाया, इन्होंने सबसे मेन जो काम किया है वो है आदि ग्रंथ की रचना। आदि ग्रंथ, है ना, गुरु गोविंद साहिब जो आपके गुरु ग्रंथ जी जिसको बोलते हैं, नानक जी के उसमें वचन थे और कबीर दास जी और जो मेन चीजें हैं, उन्होंने आदि ग्रंथ में क्या किया, इसका संकलन किया। अर्जुन देव की हत्या कौन कराता है, तो यहाँ पे करवाता है जहांगीर, है ना। खुसरो की हेल्प करने के कारण जहांगीर जो है मुगल सम्राट आपका अर्जुन देव जी की हत्या कर देते। तो आप देखेंगे ये आपके गुरु जो हैं, सिख गुरु जो हैं और जो आपके मुगल हैं, उनकी आपस में इतनी बन नहीं रही है ना, यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने हत्या करवा दी। अब हम बात करेंगे किसकी, 6वें गुरु की। 5 आपने याद कर लिए, यहाँ पे अंगद, अमरदास, फिर रामदास और फिर आपके अर्जुन देव। 5वां हमने बताया था ना, अर्जुन पंच मारता है, ऐसे याद करना है। 6वें हैं हरगोविंद सिंह। अभी आपको नाम जो मिलेंगे उसमें सब में हर लगा रहेगा, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, 3 नाम तो हर से मिलेंगे। तो गोविंद जी ने क्या किया था, इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया सिखों को। अभी तक गुरु नानक जी ने बोला कि हमें क्या करना है, सबको मतलब एक खाना खिलाना है, सबको दान दक्षिणा देनी है, अच्छे से रहना है, ये सारी अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन जैसे ही जहांगीर ने उनके गुरु को मरवाया, जहां आपके अर्जुन देव जी को मरवाया, तो अब जो हरगोविंद जी आएंगे वो कहेंगे नहीं भाई, हमारे पास सैन्य शक्ति भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सिख को क्या करते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं आपके गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है। तो गोविंद याद रखिएगा, गोविंद जी ने, हरगोविंद जी ने क्या किया था, सबसे पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था सिखों को। पहले जो है हम हिंदी में लेकर चल रहे थे, अब हमने शुरू किया कि हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी हो समझने में, याद करने में। ट्रिक मैं हिंदी में बताऊंगी क्योंकि फिर दोनों में करेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा लेक्चर, ठीक है। याद रखिएगा, गोविंद से आपको याद करना है हरगोविंद, हरगोविंद का नाम लेंगे और सैन्य संगठन सबसे पहले बनाएंगे, जो कि 6वें गुरु हैं। उसके बाद अकाल तख्त का भी निर्माण करते हैं, अभी कंटिन्यू है अकाल तख्त, अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है, तो इन्होंने अकाल तख्त बनाया। उसके बाद अमृतसर की किलेबंदी की, ठीक है। किलेबंदी भी करेंगे कि भाई अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़े, हमारे वहां पे गार्ड हो, कोई भी ऐसे अंदर नहीं चला आए,
ठीक है। तो हरगोविंद सिंह जी ने क्या किया था, सबसे पहले तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हमसे अगर जैसे मुगल आर्मी आती तो हम उनसे लड़ पाए। दूसरा, अमृतसर की किलेबंदी कर दी थी, ठीक है। ये हो गया हरगोविंद जी। हरगोविंद जी के बाद आते हैं हर राय, ठीक है। हरगोविंद की राय किसने मानी, हर राय जी ने मानी। अच्छा, हर राय जी के टाइम पे कौन रहता है, दारा शिकोह रहता है। दारा शिकोह इनसे मिलने आता है, आशीर्वाद लेने आता है। अच्छा आदमी था। अगर दारा शिकोह बनता मुगल सम्राट, औरंगजेब नहीं बनता, तो अभी शायद बहुत लंबे टाइम तक मुगल शासन चल रहा होता और अंग्रेज कभी भी कब्जा नहीं कर पाते, है ना। तो ये देखिए, हमारा दारा शिकोह बना नहीं, औरंगजेब बना, तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया औरंगजेब के जस्ट बाद। तो ये दारा शिकोह जो है हर राय लेने आता है, ठीक है। हरगोविंद जी के बाद राय लेने आता है दारा शिकोह, ठीक है। तो राय जस्ट उसके बाद में। फिर आता है आपका हरकिशन जी के बारे में बस एक ही चीज है कि इनकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। ज्यादा लंबे टाइम तक ये रह नहीं पाते हैं, आप देख ही रहे हैं, और बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है चेचक से, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल पॉक्स हो जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं तेग बहादुर जी। तेग बहादुर जी कौन से हैं, 9वें नंबर पे हैं, 6, 7, 8, जिसमें आपका हर नाम मिलेगा। हर गोविंद, हर राय, हर किशन। पहले गोविंद है, गोविंद से फिर हम क्या ले रहे हैं, राय ले रहे हैं। राय ले कौन रहा है, गोविंद से किशन ले रहा है, ठीक है। तो किशन गोविंद से राय ले रहा है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। फिर तेज जो है, बहुत ज्यादा तेज कौन है, 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे हमारे जो गुरु आ रहे हैं बहुत ज्यादा तेज हैं। इनको क्या किया था, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ना अपनाने के कारण शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। अब यहाँ पे फिर आप देखेंगे कि मुगल से क्या चलने लग गया, दुश्मनी चलने लग गई, और औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था आपके इस्लाम ना अपनाने के कारण। तो आप देख ही रहे हैं कि अब अगले जो गुरु आएंगे वो कितने ज्यादा इस चीज के लिए क्या रहेंगे, कट्टर रहेंगे कि भैया हमें अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि ये इस्लाम धर्म के कारण हमारे गुरु की हत्या करवा दी है, ठीक है। औरंगजेब हैड हिम किल्ड नियर द गुरुद्वारा इन शीशगंज फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम, ठीक है। तो ये हो गया तेग बहादुर। तेग बहादुर के बाद आपके 10वें कौन गुरु आएंगे, तो 10वें गुरु आएंगे गुरु गोविंद सिंह। सीधी बात है, गुरु गोविंद सिंह क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे अपने नाम पे आप सिंह लगाइए। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो नाम रहते हैं ना, तो उसमें सिंह लगा रहता है ना। जितने भी आप पंजाबी नाम देखेंगे आपको सिंह जरूर मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने 5 ककार क्या है, ये का वर्ड है, 5 का है जिसको अनिवार्य बनाया। क्या क्या, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। इमेजिन कर सकते हैं, केश आप देखेंगे लंबे लंबे बाल होते हैं, कंघा, ठीक है, उनके पास कंघा, एक कृपाण होना, एक छोटी सी एक कृपाण होती है वो होना चाहिए, कच्छा, और उसके अलावा एक कड़ा पहन के रखते हैं, ये होना चाहिए। ये 5 का आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है घुमा फिरा के। केश हो गया, केश के लिए कंघा चाहिए, कंघा के अलावा एक छोटा सा कृपाण भी रहेगा, कच्छा भी पहनेंगे, और उसके अलावा कड़ा हाथ में पहनेंगे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने खुद को क्या बोला, सच्चा पातशाह बोला। उसके अलावा इन्होंने, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या था, आनंदपुर साहिब। इन्होंने जफरनामा जो फारसी में रचना की थी, जफरनामा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है जफर। उन्होंने अपने सफर को किसमें बताया था, जफर में बताया था, ठीक है। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह जो कि आपके 10वें गुरु हैं, उन्होंने अपना पूरा सफर किसमें बताया था, जफरनामा में बताया था, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, जफरनामा। ये हो गया आपका कड़ा। तो ये हो गया सच्चा पातशाह, ट्रू किंग इन्होंने खुद को बोला। और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, मेन चीज उन्होंने क्या की, एक तो ये याद रखना है, 5 ककार अनिवार्य किया, सिंह लगाना नाम में अनिवार्य किया, खुद को सच्चा पातशाह ट्रू किंग बोला। उसके अलावा इन्होंने अपना सफर जफरनामा में लिखा। उसके अलावा इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इसको भी जो आपका वजीर खान है, किसका, मुगल फौजदार, उसने दीवार पर चुनवा दिया था। अगर आपने कभी भी स्टोरी सुनी होगी तो, या फिर कहीं डायग्राम या चित्र देखा होगा, उसमें बना रहता है कि 2 भाई जो हैं उनको दीवार में चुनवाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के वो क्या थे, बेटे थे, दोनों बेटे, जिनको मुगल फौजदार वजीर खान ने चुनवा दिया था। इन्होंने क्या किया फिर 1699, ये जरूर याद रखिएगा, बैसाखी का दिन था, खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की, जैसे हरगोविंद जी ने की थी कि अमृतसर की किलेबंदी की, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, आपके अकाल तख्त की स्थापना करी। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी गई, उनके बेटों की हत्या करवा दी गई, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। और उसके अलावा एक पाहुल प्रणाली है, वो भी उन्होंने चालू की। इन्होंने जो आज का सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, जो कि अर्जुन देव जी ने लिखा था, उसको आपका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया,
ठीक है। तो आज के टाइम पे जो आप आदि ग्रंथ देखेंगे वो किसने फाइनली कंपाइल की है, हमारे गुरु गोविंद जी ने। उसके बाद उन्होंने बताया कि भैया मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं आएगा, 10 गुरु होंगे बस। उसके बाद गुरु की वाणी जो कि गुरु ग्रंथ में लिखी हुई है, आपके ग्रंथ आदि ग्रंथ में लिखी हुई है, वही क्या करेगी, आपका गुरु के रूप में काम करेगी। मतलब अगर आपको चाहिए कि गुरु हमें कोई राह दिखाएं तो आप आदि ग्रंथ पढ़कर समझ सकते हैं, है ना। मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, मैं लास्ट होऊंगा। इनकी हत्या जो है 1708 में किसने की थी, गुल खां एक नामक पठान था, और कहाँ की थी, नांदेड़ में की थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 1699 याद रखिएगा, एक कम 1700 लगने ही वाला था, उसके जस्ट पहले 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। फिर आता है आपका 1708, मतलब वो इतने ज्यादा अड़ गए थे। अब ये याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा मुगलों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, काम किया, औरंगजेब के खिलाफ बहुत काम किया। तो यहाँ पे 1708 में एक पठान रहता है, ठीक है, वो गुल खां। यहाँ पे उसको मतलब ऐसा मान के चलिए कि एक गुल खां रहता है पठान, वो क्या करता है, नांदेड़ में हत्या कर देता है 1708 में। याद रखिएगा, औरंगजेब के बाद जो है गुरु गोविंद जी की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। मतलब उसके बाद भी थे, गुरु गोविंद जी ने ही सपोर्ट किया था। उसके बाद जो आपका राजा बनता है तो उससे सपोर्ट करते हैं, क्या ठीक है तुम बन सकते हो, तुम बनने लायक हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, नांदेड़ में जो है ये आपके गुल खां नामक जो पठान है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की क्या की, हत्या की। कब, 1708 में, ठीक है। 1708 हम कैसे मनाते हैं, अड़ गया किस चीज के लिए, कि अड़ गया गुरु गोविंद सिंह की हत्या करने के पीछे, कौन, गुल खां, ठीक है। तो ये हो गया आपका, नांदेड़ में इनकी हत्या होती है। फिर उसके बाद आता है आपका बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कब रहेगा, ये याद रखिएगा, पुंछ जिले में इनका होता है जन्म। ये गुरु नहीं थे, है ना, 10 ही गुरु माने जाते हैं, लेकिन हाँ इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। स्पेशली मुगल जो है, बहुत सारे मुगल से जो आपके सेना में थे, उनकी हत्या की थी। और मतलब इनका क्या बोला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने राजधानी लौहगढ़ बनाई, ये सिक्के बनवाए। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कत्लगढ़ी एक के नाम से एक जगह विख्यात थी, शाहदरा। इतने सारे लोगों की वहां पे इन्होंने हत्या की थी, हजारों मुगल सैनिकों को मारा था, इसलिए उसको कत्लगढ़ी कहने लग गए थे। सीधी बात है, गुरु गोविंद सिंह के पहले तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह की खुद हत्या करवाई गई, उनके दोनों बेटों को दीवार में चुनवाया गया। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे, गुस्सा थे, और मुगल सैनिकों को, हजारों मुगल सैनिकों को इन्होंने मारा था, ठीक है। इसलिए इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बंदा बहादुर, बहादुर था भाई बंदा बहुत ज्यादा। बंदा बहादुर जो है, पापा का नाम था लक्ष्मण, बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, पापा का नाम था रामदेव भरद्वाज। तो मतलब पापा के नाम में राम है, इनके बचपन के नाम में लक्ष्मण है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। उद्देश्य क्या था कि पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करेंगे। भैया दिल्ली में जो भी है वो है, पंजाब वाले इलाके में हम सिख राज्य की स्थापना करेंगे। इसके लिए इन्होंने आपके लौहगढ़ को राजधानी भी बनाई। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के भी चलवाए। मतलब जब हम राज्य बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, तो क्या होता है, सिक्के वगैरह चाहिए ना, कि पूरे स्टेट में वही सिक्के चलेंगे। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलवाए। उसके अलावा इन्होंने मुगल फौजदार जो वजीर खां था, यही वजीर खां जिसने चुनवाया था, उसकी हत्या की, है ना। जैसे आपको भी पता है, बाद में हम बदला लेते ही हैं, तो इन्होंने भी बदला लिया वजीर खां से और हत्या कर दी, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे जो है कि शाहदरा जो है, जिसको हम कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं, उसमें हजारों मुगल सैनिकों की इन्होंने हत्या की। और इसी के लिए आपका जो फर्रुखशियार जब बनता है मुगल शासक, वो इनको मारने की क्या देता है, हुक्म देता है, और 1716 में बंदा सिंह मारा जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो फर्रुखशियार याद रखिएगा 1716 में, ठीक है, 1716 में बेचारे जब 16 साल के थे, बंदा बहुत बहादुर था, 16 साल की उम्र में फर्रुखशियार ने मरवा दिया था, ठीक है। तो आप 1716 में ये जरूर याद रखिएगा। कत्लगढ़ी वैसे भी कत्ल के नाम से याद रखेंगे कि बंदा बहादुर ने बहुत सारे हजारों सैनिकों का कत्ल किया था, ठीक है। फिर उनकी मृत्यु के बाद सिख जो है बहुत छोटे छोटे क्या टुकड़ों में बट गया। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लीडर रहे होंगे, तो सारे लीडर अलग अलग हो गए, कुछ कुछ अपने ग्रुप लेकर बनाकर अलग अलग हो गए टुकड़ों में। उसके बाद फिर 1748 में 1716 से देखेंगे आप, 1748 बहुत बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 1748 में जाकर यहाँ पे कर्पूर सिंह द्वारा सभी टुकड़ियों का विलय किया जाता है, और इसका नाम रखा जाता है दल खालसा, ठीक है, कि ये आपका दल खालसा है, खालसा दल है। और इसमें हम क्या करेंगे, सभी टुकड़ी जो छोटी छोटी बट गई थी, फिर उनको इकट्ठा करता है।
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मैं इंग्लिश वाला इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ जिससे मतलब लेक्चर ज्यादा ना खींचे, दोनों पढ़ने में आप अपने हिसाब से देख लीजिए जिस भी मीडियम के हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं है जो आपको हिंदी में पढ़ने पे ना समझ में आए कि आपको इंग्लिश में देखना पड़े, है ना। वही सारी चीजें आपको है। यहाँ टुकड़ी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था और सारे ग्रुप्स का मर्जर किस में किया, दल खालसा में किसने करवाया था, याद रखिएगा, कर्पूर सिंह। ठीक है, नवाब कर्पूर सिंह जो है हमारे, कर्पूर सिंह ने सबको इकट्ठा किया। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे बंदा बहादुर हो गया, ये हो गया दल खालसा, कर्पूर सिंह हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो दल खालसा है उसके नेतृत्वकर्ता कौन है, जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो ये नाम याद रखिएगा, कर्पूर सिंह का भी नाम याद रखना है। फिर दल खालसा का हेड, वैसे भी बहुत सारे अगर ग्रुप हैं वो इकट्ठा होते हैं तो चूज किसको किया जाएगा, लीडर जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ताकतवर होगा, है ना, दिमाग भी तेज चलाएगा, हाथ पैर भी तेज चलाए, है ना, स्ट्रांग लीडर हो। तो फिर हमारे जस्सा सिंह बनाए जाते हैं इस दल खालसा के हेड। दल खालसा फिर 12 दलों में विभाजित किया गया जिससे क्या कहा गया, मिसल कहा गया। अब जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा आ गए थे, ठीक है, इसका एक हमने क्या बना दिया, इसका एक हेड बना दिया। हेड किसको बनाया हमने, जस्सा सिंह अहलूवालिया को बनाया। जस्सा सिंह ने क्या किया, फिर पूरे दल खालसा को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको भाग की जगह हम क्या नाम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं मिसल। मिसल का क्या मतलब होता है, समान, अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है समान। मतलब हमने 12 बराबर भागों में, समान भागों में डिवाइड कर दिया, तो 12 मिसल हमने बना दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब आपका रंजीत सिंह आते हैं जो कि सुकर चकिया मिसल के थे, वो प्रमुख बनते हैं। और रंजीत सिंह का नाम क्यों आता है, क्योंकि फिर से छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया मिसल, 12 मिसल बन गई हैं, सब अपने अपने भाग को देख रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जब आपके रंजीत सिंह जी आते हैं, फिर से वापस क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और सबको क्या बनाते हैं, एक यहाँ पे सुकर, याद रखिएगा कि ये सुकर चकिया मिसल के थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, एमपीपीएससी में पूछा गया था और वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि यहाँ पे जो आपके रंजीत सिंह हैं वो किस मिसल के थे। याद रखिएगा जब पहले नेतृत्वकर्ता बनाए गए थे वो अहलूवालिया थे, जस्सा सिंह। उसके अलावा इकट्ठा किसने किया था, कर्पूर सिंह ने। 12 मिसल बनाए गए। फिर बाद में कौन इकट्ठा करेगा, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह किसके हैं, सुकर चकिया की। यहाँ सुकर चकिया आप सुकर से भी कर सकते हैं ना, सुअर वाला जो सुकर है, सुअर से कर सकते हैं। अहलूवालिया आपका आलू से कर सकते हैं। ठीक है, पहले आलू हेड रहता है, फिर आपका सुकर नाम से रिलेटेड है कुछ, सुकर चकिया। या फिर आप चकिया से भी कर सकते हैं कि वो चकिया वाला जो पहिया वाला चक्का बोलते हैं ना, तो चकिया से कुछ तो रिलेटेड है रंजीत सिंह का, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। या सुकर मनाओ, रंजीत सिंह कहते हैं सुकर मनाओ, मैंने सबको इकट्ठा कर लिया, नहीं तो अंग्रेज कब का निपटा देते, तो आप उससे भी कर सकते हैं सुकर चकिया। ये कब बनते हैं, 1798-99। देखिए हमने 1700 की बात की, यहाँ पे 18 की बात की, 16 की बात की। 1716 में 16 साल की उम्र में बंदा बहादुर की डेथ होगी। 48 में क्या होगा आपके, उनके बाद अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। 1748 2 कम 50, मतलब 1750 के हाफ के जस्ट पहले 1748 में कर्पूर सिंह फिर इकट्ठा करेंगे, दल खालसा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएगा फिर कब, बिल्कुल 1798 सबसे लास्ट में जाएगा, 1700 खत्म होने की कगार पे। 98-99 में रंजीत सिंह फिर सबको इकट्ठा करेंगे, उनको हेड बनाया जाएगा। वो सुकर चकिया मिसल के थे, वो लाहौर के शासक बनते हैं। ठीक है, तो पूरा सबको इकट्ठा करते हैं, लाहौर राजधानी बनाते हैं और शासक बनते हैं। इन्होंने क्या की थी, 1809 में अमृतसर की संधि की थी। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच होती है, आपके रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। आप देखेंगे 1809 ये ऐसा टाइम आ गया जब अंग्रेज आपके मराठों से, मैसूर से, सबसे अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और उन्होंने सिंध वाले इलाके में बोला कि चलो आपके सिख वाले इलाके में बोला कि हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे ना, आप हमसे युद्ध करिए। ठीक है, अपना अपना आप देखिए, हम अपना देखेंगे। तो 1809 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ईयर, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। ऑब्वियसली अमृतसर आपका हेड रहेगा, है ना, सिख जो है पूरा का पूरा स्टेट, उसकी जो मेन लोकेशन है वो अमृतसर है। तो अमृतसर में बैठकर ही हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। तो अमृतसर की संधि 1809, ठीक है, 1809 में किसके किसके बीच होती है, हमारे महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच होती है।
ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेज संधि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रणजीत सिंह उस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी रखते थे, ठीक है। और अंग्रेजों को नहीं चाहिए था कि ठीक है भाई उस वाले, वैसे भी आप देखेंगे हम किस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉरी इस वाले इलाके की, हम बात कर रहे हैं इस वाले इलाके की। तो अंग्रेज अभी यहां कब्जा करने में लगे हुए थे, उस वाले इलाके अभी थोड़ा दूर था, तो उन्होंने लगा कि चलो संधि कर लेते हैं कि ना तुम करना कुछ भी नाटक हमारे लिए, ना हम तुम्हारे लिए करेंगे, ठीक है। कब होता है ये? 1809 में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1809 में यहाँ पे आप देखेंगे ये 10 साल का ही गैप है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि 98-99 में मतलब राजा बनते हैं, 10 साल बाद अमृतसर की संधि होती है। अब जैसे ही रणजीत सिंह क्या करेंगे, उनकी डेथ होगी तो फिर अंग्रेज तब उसके बाद हमला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रणजीत सिंह जो है वो 4 सूबों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है पेशावर, एक होता है कश्मीर, एक होता है आपका मुल्तान और एक होता है लाहौर। तो उनका पूरा जो इलाका था वो 4 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसको उन्होंने सूबा नाम दिया, 4 सूबों में डिवाइड हो गया, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, लाहौर। उन्होंने विदेश मंत्री भी बनाया था, ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन। अब ये ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो इनका विदेश मंत्री था काफी ज्यादा फकीर आदमी था, ठीक है। फिर इनका वित्त मंत्री था दीनानाथ, ठीक है, बहुत ज्यादा देता था सबको, दीनानाथ। आप ऐसे कहिए दीनहीन था। जो उनका विदेश मंत्री था वो बेचारा फकीर था, जो इनका वित्त मंत्री था वो बहुत ज्यादा दीन था, पैसे नहीं थे उसके पास, दीनहीन आदमी था वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री मतलब आपका फाइनेंस हो गया, और फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री हो गया। फिर बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। आप देखेंगे जब आपके रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाएगी 1809 से लेके आपका अमृतसर संधि हो गया, उसके बाद आपके रणजीत सिंह की जब जैसे ही मृत्यु होगी तो फिर से जो आपके मिसल हैं, जो मतलब दल खालसा में हो गए थे 12 मिसल हमने फिर बनाए, 12 मिसल में से मेन जो आपके थे वो सुकर चकिया रणजीत सिंह। जैसे ही उनकी डेथ होगी तो धीरे धीरे फिर सब डिवाइड होने लग जाएंगे, जैसे ही डिवाइड होंगे अंग्रेजों को मौका मिलेगा और अंग्रेज करेंगे यहाँ पे आक्रमण। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? ये होता है 1845 से 46 तक में। 46 मतलब एक ही साल चला पहला युद्ध। हम देख रहे हैं कि 10-10 साल चल रहा है। मैसूर से अगर देखें तो बहुत लंबे लंबे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन सिख वाला सिर्फ एक साल चला है, 1845 से 1846। 1846 में हमने फिर लाहौर की संधि कर लिया। अमृतसर की थी रणजीत सिंह के साथ शांति बनाए रखने के लिए। लाहौर वाली हमने की जब यहाँ पे आंग्ल मराठा लिख रखा है मैंने, आंग्ल सिख हो गया ये। जब आपके हार जाते हैं, सिख हार जाते तो क्या करेंगे? अब संधि करेंगे। तो यहाँ पे आंग्ल सिख जो है कब होता है? 1845 में। याद रखिएगा 1845। 1857 की क्रांति के जस्ट पहले, है ना, 10 साल, अब 10-12 साल लेकर चलिए, उसके जस्ट पहले आपके क्या होते हैं? सिखों से युद्ध होता है और सिख जो है इसमें हार जाते हैं। लाहौर की संधि करेंगे 1846 में, है ना। 45 से आप याद कर लीजिएगा कि 45 साल के जो थे ये आपके सिख लोग हो गए थे, इसलिए हार जाते हैं। 45 साल के सिख थे, अंग्रेज हमला करेंगे और वो उनसे हार जाएंगे। लाहौर में जाके फिर वो संधि कर लेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब होता है? ये होता है 1849 में, 1+50। मतलब देखिए यहाँ पे 3 साल बाद ही, 46 में हमने संधि की, 1849 में 1+50 हम क्या कर लेते हैं? फिर दोबारा यहाँ पे हमला कर देते हैं। ये हो गया आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये मराठा की जगह याद रखिएगा, ये आपका क्या है? सिख है, ठीक है। यहाँ पे सिख की बात कर रहे हैं। आंग्ल सिख युद्ध जो है 45 में होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा होगा 46 में क्या करेंगे? हम ट्रीटी करेंगे कि ठीक है बंद करो युद्ध। 3 साल बाद 49 में हम क्या करेंगे? फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध करेंगे। अच्छा, ये 1849 वाला जो युद्ध होता है उसके टाइम पे आपका डलहौजी जो है वो रहता है, ठीक है, हेड। तो वो क्या करता है? संपूर्ण पंजाब का विलय कर लेता है। आप देखेंगे इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें क्या करते थे ये, कि ट्रीटी कर लेते थे कि तुम अपना इलाका देखो, अपने हिसाब से चलाओ, या किसी को क्या कर देते थे वहां नियुक्त कर देते थे कि तुम देखोगे। हाँ, वो डिसीजन वही ले रहे थे, कुछ भी कंट्रोल उन्हीं का था, लेकिन वो खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन डलहौजी अपनी अलग नीति से आया था। वो क्या कर रहा था? अंग्रेजों का विस्तार कर रहा था साम्राज्य। तो जिसकी भी लोकेशन वो जीत रहा था वो सीधे सीधे किस में मिला रहा था? अंग्रेजों में मिला, आपके अंग्रेजों के
साम्राज्य में मिला रहा था। तो जैसे ही पंजाब जीतता है यहाँ पे 1849 में आंग्ल सिख युद्ध में, तो डलहौजी सीधे सीधे किस में मिला लेता है, अपने ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाता है। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है 1849 में, लॉर्ड डलहौजी मर्ज द एंटायर पंजाब इनटू ब्रिटिश एम्पायर। तो हम देखेंगे बाद तक ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट रूल कहां पे चलेगा, पंजाब वाले इलाके में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आपको दिखेगा 46, मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी लाहौर की संधि के बाद जो है यहाँ पे होती है 1846 में भैरोवाल की संधि, जिसमें राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना को पंजाब में रखा जाता है। यहाँ पे शासक जो है दलीप सिंह बचते हैं। दलीप सिंह के संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना को भेजा जाता है। अच्छा, अंग्रेज जो हैं कंट्रोल करने के लिए कहिए या ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है राज्य में, अपना कोई ना कोई आदमी नियुक्त कर देते थे, है ना किसी बहाने से। तो यहाँ पे जब वो लाहौर की संधि करते हैं, उसके बाद 1846 में ही भैरोवाल की संधि होती है, जिसमें बोलते हैं जो आपके राजकुमार हैं दलीप सिंह, जो कि एज में अभी कम है, उनके संरक्षण के लिए अंग्रेजी सेना कहाँ रहेगी, पंजाब में। फिर महारानी जिंदा जो है उनको पेंशन दिया जाता है। इनकी माता रहती हैं जिंदा, नाम भी ऐसा है कि इनकी माता जी, इनकी जो महारानी है सिख राज्य की, वो जिंदा रहती हैं, तो उनको फिर पेंशन दी जाती है। और दलीप सिंह को पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया जाता है शिक्षा के लिए, है ना। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि शिक्षा के लिए कहाँ भेज देते थे, इंग्लैंड भेज देते थे। द्वितीय एंग्लो सिख में चिनाब नदी के किनारे सिख जो है अंग्रेजों से बुरी तरह हार जाते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ये यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हो गई है। इसके बाद आपका भैरोवाल की संधि आएगा। भैरोवाल की संधि के बाद हमारा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आएगा जो 1849 में होता है। उसके बाद आएगा आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का रिजल्ट, चिनाब नदी के किनारे होगा और सिख हमारे हार जाएंगे। वैसे भी दिलीप सिंह को संरक्षण में भेज दिया है शिक्षा के लिए, तो वो वहीं चले गए हैं, इंग्लैंड ही चले गए हैं। तो पूरा का पूरा जो पंजाब है डलहौजी किस में मिला लेगा, आपके अंग्रेजी राज्य में मिला लेगा। The second Anglo-Sikh war, the Sikh were badly defeated by the British on the bank of Cherab River। यहाँ पे भैरोवाल की ट्रिटी होती है 1846 में, याद रखिएगा लाहौर के साथ ही होती है। 45 साल के रहेंगे सारे सिख, तो वो पहला जैसे ही युद्ध होगा किसका, अंग्रेजों से सिखों का, तो 1 साल में ही हार जाएंगे। 1 साल बाद ट्रिटी कर लेंगे। लाहौर की ट्रिटी होगी, भैरोवाल की ट्रिटी होगी। ठीक है, भैरो नाम से भी एक ट्रिटी करते हैं। दिलीप सिंह को भेजते हैं, रानी जिंदा को पेंशन देते हैं। और फिर दूसरी बार जो है, दूसरी बार कब होती है, 49 में, 1 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति के पहले जो मेन युद्ध हुआ था वो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जहां पे पूरा का पूरा पंजाब शामिल हो जाता है अंग्रेजों के शासन में। ठीक है, कब हुआ था, 1849, 1 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपका सिख जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हुआ। पूरे 10 गुरु याद रखने हैं, किसने क्या करवाया था ये याद रखना है। उसके बाद कैसे वो डिवाइड हो गया, आपका बंदा बहादुर आएंगे, बंदा बहादुर के बाद पूरा का पूरा जो दल है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर कर्पूर सिंह उनको इकट्ठा करेंगे, दल खालसा बनाएंगे। फिर मिसल बनाई जाएगी। मिसल में एक आपका अहलूवालिया जी रहेंगे, रणजीत सिंह किसके रहेंगे, सुकर चकिया के रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मिसल बनेगी, रणजीत सिंह शासक होंगे, अच्छे से अपना शासन चला रहे होंगे। रणजीत सिंह की डेथ जैसे ही होगी तो फिर अंग्रेज क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। 2 ही युद्ध होते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जो पहला वाला आपका एंग्लो सिख वॉर होता है, एंग्लो सिख वॉर जो होता है वो कब होगा, 1845 में होगा। 1 साल तक चलेगा, क्योंकि 45 साल के सिख 1 साल में ही हार जाते हैं। यहाँ पे फिर किसकी संधि होगी, लाहौर की संधि होगी। और 3 साल बाद 1849 में डलहौजी जो है फिर से क्या करेगा, हमला करवाएगा। यहाँ पे सिख हार जाएंगे और पूरा का पूरा पंजाब किस में मिल जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, ये आपके हो गए एंग्लो सिख और अंग्रेजों के बारे में। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपके कंपनी के गवर्नर जनरल हैं और जो वायसराय हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लूसेंट में पेज बाय पेज जो दिया गया है मैं वही फॉलो कर रही हूँ। आप लूसेंट उठाएंगे और देखते चलेंगे कि हमने क्या क्या चीजें कर ली। एक एक चीज, एक एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब बताते हुए चल रही हूँ। इसलिए शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं और पढ़ते रहिए। ऐसे ही कंटिन्यू हम पढ़ेंगे, पूरी की पूरी लूसेंट कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।